वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि कश्मीर से आ रही है, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी और अहम कामयाबी हासिल हुई है। शोपियां में हुए एनकाउंटर में जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर के बताए जा रहे हैं। एक आतंकी की पहचान जान मोहम्मद लोन के रूप में हुई है। जान मोहम्मद लोन कुलगाम में 2 जून को बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या में शामिल था। वहीं दूसरी बड़ी सफलता कुलगाम में, जहां सुरक्षा बलों ने कुजर इलाके में एक आतंकी को घेर लिया है। पुलिस के मुताबिक घिरे हुए आतंकी ने ही महिला टीचर रजनी बाला की हत्या की थी। ये 2 अहम कामयाबियां यहां पर सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। आज सुबह से ही ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें महिला टीचर की हत्या करने वाला आतंकी घिर चुका है, जबकि बैंक मैनेजर की हत्या करने वाला आतंकी ढेर कर दिया गया है। ये दोनों सफलताएं आज सुबह सुबह सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। रजनी बाला के कातिल इस वक्त फंसे हुए बताए जा रहे हैं। वहीं कुलगाम में अहम प्रहार हुआ है, जहां पर एक आतंकी को ढेर किया गया है। 24 घंटे 3 एनकाउंटर और 5 आतंकियों का सफाया हुआ है। इस तरीके से ये ऑपरेशन लगातार सेना चला रही है, जिसमें मारे गए हिंदू कश्मीरी इनके आतंकियों से बदला लिया जा रहा है। कुलगाम में टीचर रजनी बाला का कातिल आतंकी घिरा हुआ बताया जा रहा है। बैंक मैनेजर विजय की हत्या करने वाला आतंकी मार गिराया गया है। कुलगाम के कुजर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। कल शाम से दरअसल ये एनकाउंटर चल रहा है, अभी भी ऑपरेशन जारी है, जिसमें जब तक आतंकी को पकड़ नहीं लिया जाता है, मार नहीं लिया जाता है, तब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, कल शाम से जो एनकाउंटर चल रहा है, अभी उस पर क्या ताजा अपडेट है? ये जारी है, इसमें कितने आतंकी घिरे हुए बताए जा रहे हैं? नेहा, पिछले 24 घंटों के दौरान ये तीसरी मुठभेड़ है जम्मू कश्मीर में। कल सुबह एक मुठभेड़ जो है रात में हुई थी बिमना इलाके में, जिसमें लश्कर तैयबा के 3 आतंकी मारे गए थे, जिनमें 2 पाकिस्तानी शामिल थे और एक पहलगाम का स्थानीय आतंकी था। जबकि जो दूसरी मुठभेड़ है वो कुलगाम में ही शुरू हुई थी कल शाम को, लेकिन वहां पर जो है जो 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे थे वो वहां से जगह बदलने में कामयाब रहे थे। लेकिन उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर के रखा, तलाशी अभियान जारी रखा और आज सुबह दोबारा शोपियान कुलगाम में जो है ये मुठभेड़ दोबारा शुरू हुई है और वहां पर ये मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस के सूत्रों का कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, जिनमें जो उनके पास खबर है सुरक्षा बलों के पास, जो रजनी बल्ला शिक्षक थी जिसकी हत्या हुई थी पिछले महीने कुलगाम जिले में स्कूल के भीतर, उसका कातिल भी इस मुठभेड़ में फंसा हुआ है। और उस बीच रात में और एक मुठभेड़ शुरू हुई शोपियान में। वहां पर जो आपने कहा कि 2 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें एक की पहचान जान मोहम्मद लोन के तौर पर हुई है, जो शोपियान का ही रहने वाला है। और पुलिस का कहना है कि जान मोहम्मद लोन ही वो व्यक्ति, वो हाइब्रिड आतंकी था जिसने विजय कुमार, जो कि इलाकाई देहाती बैंक कुलगाम में मैनेजर था, और उसकी हत्या उसके दफ्तर में की थी। जाहिर है कि उन सभी तस्वीरों ने पूरे देश को झंझोरा था। यहाँ तक की हालत वो हुई थी जहाँ तक कश्मीर में कश्मीरी जो कर्मचारी अल्पसंख्यक के हैं उन्होंने पलायन यहाँ से किया, और उसके बाद काफ़ी हरकत में आई न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार। और गृह मंत्री ने एक बड़ी बैठक ली थी दिल्ली में 2 हफ्ते पहले, जिसमें एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि किस तरह से इन सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, आपके पास क्या जानकारी है? जो पूरा ऑपरेशन दरअसल चलाया जा रहा है, एक तरीके से ये बदले की कार्रवाई है, उन लोगों के खून का बदला जिनकी निशंस तरीके से आतंकियों ने हत्या कर दी थी। जी बिल्कुल नेहा, जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में जो टारगेटेड किलिंग का सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है कश्मीर घाटी में, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों में भी काफी चिंता थी। तो इसीलिए जो आतंकवाद के खिलाफ जो प्रहार है उसको लगातार जारी रखा गया है, और जो आतंकवाद विरोधक अभियान है उनमें तेजी भी आई है। और हमने जिस प्रकार से देखा है कि पिछले कई दिनों से जो है कई जो मुठभेड़ें हुई हैं, और जो पाकिस्तान से कुछ 2 आतंकवादी आए थे, उनका भी खात्मा कर दिया गया, उनको भी ढेर कर दिया गया बेमिना में। और जो कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी थी कि अमरनाथ यात्रा को वो निशाना बनाने वाले थे, जो बेमिना में एनकाउंटर हुआ। तो आज भी हमने देखा कि किस प्रकार शोपियां में जो मुठभेड़ हुई देर रात से जो चल रही थी, उसमें भी सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। तो ये जो आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान है उसको तेज कर दिया गया है, और एक तरह से सरकार का प्रयत्न यही है ताकि जनता में एक विश्वास पैदा हो कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें सफलता मिल रही है।
और जो टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला जो चल रहा है उसको रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब आपको दिखा देते हैं कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई और कैसे इस हत्या से उसके तार जुड़े हुए हैं। मूसेवाला मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट, मास्टरमाइंड, जो कि कुख्यात गैंगस्टर है और 700 से ज्यादा गुर्गे यानी कि आदमी इसके लिए काम करते हैं। इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, पूछताछ की तैयारी है, 7 दिन की रिमांड में लिया जा चुका है और जेल से ही फिरौती का नेटवर्क ये चलाता है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में इसका पूरा नेटवर्क, पूरा जाल फैला हुआ है। राजस्थान, हिमाचल में भी वसूली का ये काम करता है। एक्टर सलमान खान को भी इसने धमकी दी थी एक लेटर के जरिए। कनाडा में गोल्डी बराड़ गैंग से गठजोड़ है इसका, यानी कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और मूसेवाला मर्डर मामले में किस तरीके से ये सब आपस में जुड़े हुए हैं ये आपको दिखा देते हैं। सिद्धू मूसेवाला, वो पंजाबी सिंगर जिसका कत्ल हुआ, इनके मैनेजर शगनप्रीत पर हत्या कराने का आरोप है। किसकी हत्या? विक्की मिडुखेड़ा की अगस्त 2021 में हत्या हुई थी। अब ये विक्की मिडुखेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का साथी है और इसी की हत्या का बदला लेने के लिए कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को मारा गया है। आज 7 दिन की पंजाब पुलिस की रिमांड में लॉरेंस बिश्नोई पहुंच चुका है। इसी का साथी है गोल्डी बराड़, जो कि कनाडा में रहता है और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम करता है। मूसेवाला की हत्या कराने का इस पर भी आरोप लगा हुआ है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई कहां है? देखिए, इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जब कोर्ट में पेश किया वहां मानसा में, और उसके बाद सीधे लेकर के पुलिस यहां पर पहुंची है मोहाली में। सीआईए का जो स्टाफ क्वार्टर है, यहाँ पे स्टाफ ऑफिस है, वहां पे लेके पहुंची। और यहाँ पर चूंकि लाने का एक वजह है, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से सेफ हाउस भी है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी सुरक्षा को लेकर के कल दिल्ली के पटियाला कोर्ट में बात हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने एश्योरेंस दिए थे, उसके बाद यहाँ पर उसको लेकर के आया गया है। क्योंकि सुबह ही जब कोर्ट में पेश किया गया था, तकरीबन 3 घंटे लगे और यहां पर ही उससे लंबी पूछताछ की जानी है। जो तमाम अधिकारी हैं पंजाब पुलिस से जुड़े हुए, जो सीआईए के अधिकारी हैं, जो क्राइम ब्रांच और एसआईटी के जो अधिकारी हैं, वो यहां पर पूछेंगे। और सबसे पहले जो पुलिस जानना चाहती है, जो पंजाब पुलिस जानना चाहती है, वो 2 चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे नंबर 1, शूटर्स कौन थे, और नंबर 2, उनको हथियार कहां से मिले, और तीसरी बात एक और है कि उन शूटर्स को फाइनल ऑर्डर किसने दिए थे, और ये पूरी जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग कब और कहां रची गई थी, ये सारी चीजें जाननी है। और इसके लिए पंजाब पुलिस के आला अधिकारी लगातार यहां पर पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। इस जगह के बारे में आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये वो जगह है मोहाली में है और पास में ही यहाँ पे थाना है और सीआईए स्टाफ। ये देखिए, ये पूरा एक तरीके से आप कह सकती हैं पुलिस का ही यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है। तो पूरी तरीके से सिक्योर और सेफ हाउस जैसी ये जगह है, जहां पर आसपास जो पुलिस के तमाम ऑफिसेज है, दफ्तर है, यहीं पर उनकी है। और यही वजह है कि सीआईए स्टाफ में शायद पंजाब पुलिस लौटूंगी मैं आपके पास हिमांशु। लॉरेंस बिश्नोई को अब मोहाली लाया गया है, लेकिन दिल्ली से उसे मोहाली तक किस टाइम पर लाया गया ये आपको दिखा देते हैं। शाम 7:45 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी हुई। रात लगभग 8:20 पर आरएमएल अस्पताल में मेडिकल जांच हुई। उसके बाद रात 11 बजे पानीपत पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई। रात लगभग 1:45 बजे अंबाला उसे लाया गया। ये पूरा कल से लेकर अब तक का सफर हम आपको उसका दिखा रहे हैं। सुबह 3:30 बजे मानसा पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई और सुबह लगभग 4:15 बजे मानसा कोर्ट में पेशी हुई। तो पुलिस को अब 7 दिन की रिमांड हासिल हो चुकी है, लेकिन कल दिल्ली की अदालत से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड पंजाब पुलिस को मिली और पंजाब पुलिस उसे फौरन मानसा लेकर चली गई। अब आपको दिखाते हैं मोहाली में कैसे तैयारी है लॉरेंस बिश्नोई से सच उगलवाने की। पंजाब पुलिस के जवानों की गिरफ्त में खड़े लाल टी शर्ट वाला शख्स कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है। दिल्ली टू मानसा और फिर मानसा टू मोहाली, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कल दिल्ली से शुरू हुई यात्रा आज मोहाली तक पहुंची है। सोमवार शाम 3 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थी। साथ में पंजाब पुलिस भी थी।
कोर्ट के इजाजत के बाद शाम 5:20 पर पंजाब पुलिस ने लॉरेंस को गिरफ्तार किया। शाम 7:45 पर लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को एक दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। अब देखिए, तमाम जो सुरक्षा तैयारियों के साथ पंजाब पुलिस यहां पर पटियाला हाउस कोर्ट सुबह से पहुंची हुई थी। सुबह से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उसके बाद अब जब ट्रांजिट रिमांड मिल गया है तो पंजाब पुलिस अब पूरी तरीके से ले जाने के लिए तैयार है। रात 8 बजे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पंजाब पुलिस मानसा के लिए निकली, लेकिन इससे पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद 8:40 पर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर मानसा के लिए रवाना हो गई पंजाब पुलिस। आप देख सकते हैं किस तरीके से जब हॉस्पिटल में लाया गया तो तमाम जो गाड़ियां हैं पंजाब पुलिस की वो यहां पर सुरक्षा में किस तरीके से मौजूद हैं। आप देख सकते हैं 12 के करीब गाड़ियां हैं पंजाब पुलिस की जो सुरक्षा में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंजाब पुलिस एक दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई उनको मिला है। अब पंजाब पुलिस बुधवार के दिन मानसा कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को पेश करेगी और वहां से वो आगे रिमांड पर लेगी। लॉरेंस बिश्नोई के दिल्ली से मानसा के सफर में आज तक की टीम साथ साथ चलती रही। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पंजाब पुलिस का जो काफिला निकला था दिल्ली से रात 8:30 बजे राम मनोहर लोहिया अस्पताल से, वो 2 बजे पटियाला पार कर चुका है और यहां पर आकर के एक जगह पर ये काफिला रुका है। और आप देख सकते हैं तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। बख्तरबंद गाड़ियां यहां पर जो साथ में थी वो यहां पर मौजूद है। सुबह के 3:30 बजे पंजाब पुलिस मानसा पहुंची। लॉरेंस बिश्नोई का मेडिकल कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। रात में 8:30 बजे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दिल्ली से निकलने से पहले जो कोर्ट में कहा गया था वहां पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सबसे पहले मेडिकल कराया गया लॉरेंस बिश्नोई का और उसके बाद पंजाब पुलिस सीधे लेके पहुंचती है अंबाला और पटियाला के रास्ते उसे मानसा और सुबह 3:30 बजे उसका दोबारा मानसा पहुंच करके मेडिकल कराया और मेडिकल कराने के बाद सुबह 4:15 बजे उसे वहां के कोर्ट में पेश कर दिया। पंजाब पुलिस को लॉरेंस की रिमांड मिल चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कुख्यात गैंगस्टर के मूसेवाला के कत्ल के राज उगलेगा। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, मानसा, आज तक। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक सीजन क्रिमिनल है, आसानी से उससे सच उगलवाना एक टेढ़ी खीर होगी और इसी वजह से 7 दिन की जो पुलिस रिमांड है हो सकता है ये काफी ना पड़े। बिल्कुल, देखिए, इसके पहले अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो पंजाब पुलिस को मिलने से पहले 14 दिनों तक ये दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था। भले ही पुराने मामले हो, वो आर्म्स एक्ट के मामले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बताया था, लेकिन खुद दिल्ली पुलिस ने जब बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई ही मास्टरमाइंड है और साथ ही साथ पुलिस लगातार ये भी कहती रही थी कि ये सहयोग नहीं कर रहा पूछताछ में, कोई भी जानकारी इससे निकलवाना आसान नहीं है। अब जाहिर तौर पर इस परिस्थिति में लेकर के पंजाब पुलिस उसे यहां पर पहुंची है। 7 दिनों का फिलहाल उसे वक्त मिला है। इसमें कई सारी चीजें उगलवानी है उसे पंजाब पुलिस को। सबसे पहले तो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल जो था उसकी प्लानिंग में कौन कौन लोग थे और क्या मोटिव सिर्फ बदला लेना था, विकी के कत्ल का बदला लेना ही एकमात्र मोटिव था या इसके पीछे कुछ और मोटिव भी छिपा हो सकता है, तो ये जानना। और उसके बाद तिहाड़ से क्या इसने अकेले ये साजिश रची और फिर अपने साथी विक्की बराड़ को बोला और शूटर का इंतजाम किसने किया और शूटर जब इंतजाम हुए तो उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स किसने दिए और किसने उन तक हथियार पहुंचाए। ठीक और है, ये बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर राहुल गांधी मामले से जुड़ी हुई, जिनसे आज फिर ईडी की पूछताछ होने जा रही है। आज तीसरा दिन है जब ईडी एक बार फिर से राहुल गांधी से सवाल जवाब करेगी। इससे पहले 2 दिन में उनसे करीब 21 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। तीसरा दिन आज राहुल गांधी से पूछताछ का, जब ईडी के दफ्तर में वहां के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे।
तो राउंड 1 की पूछताछ सोमवार को हुई थी, जब लगभग 10 घंटे तक ये पूछताछ चली। रात लगभग 11:30 बजे राहुल गांधी ईडी के दफ्तर से फ्री हुए। राउंड 2 मंगलवार करीब 11 घंटे पूछताछ चली। ये कहा गया कई जवाब राहुल गांधी ने संतोषजनक नहीं दिए थे राउंड 1 में, इसीलिए राउंड 2 की जरूरत पड़ी। और राउंड 3 यानी कि आज फिर से एक बार सवाल जवाब का सिलसिला राहुल गांधी के साथ किया जाएगा। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी हाजिर होंगे। कल 11 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने आज फिर उन्हें आने के लिए कहा है। नेशनल हेराल्ड का मामला, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में राहुल गांधी से करीब 21 घंटे की पूछताछ हो चुकी। राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल गांधी से आज प्रवर्तन निदेशालय फिर पूछताछ करेगी। राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल जी क्या कहेंगे? पहले दिन 8.5 घंटे पूछताछ, दूसरे दिन करीब 10 घंटे पूछताछ। आज फिर ईडी ने राहुल को बुलाया। आज राहुल से पूछताछ राउंड 3। करीब 10 घंटे से ज्यादा की मैराथन पूछताछ के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से कुछ इस तरह निकले। राहुल जी, अक्सर पत्रकारों के हर सवाल जवाब देने वाले राहुल पत्रकारों के पूछने पर भी कुछ बोले बिना निकल गए। नेशनल हेराल्ड केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय में राहुल गांधी से पूछताछ का कल दूसरा दौर था। पहले दौर में राहुल गांधी से करीब 8.5 घंटे पूछताछ हुई थी। कल दूसरे राउंड में 10 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ हुई। आज फिर प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को तीसरे दौर की पूछताछ के लिए आने को कहा है। पहले ही राहुल गांधी यहां से बाहर निकले हैं। पहले इस तरह की खबरें थी कि प्रियंका गांधी भी यहां पर आएंगी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ निकलेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी यहां पर नहीं पहुंची हैं और राहुल गांधी जब यहां पर साथ में निकले तो उनके साथ में उनकी वकील भी मौजूद थी। जो हमने ईडी के अधिकारियों से बातचीत की है उसके मुताबिक ईडी ऑफिसर्स का ये कहना है कि इस मामले में जो पूछताछ उनसे करनी थी, जिन सवालों के जवाब वो राहुल गांधी से लेना चाह रहे थे, उन सवालों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। और उसके पीछे की वजह यह है कि जब भी राहुल गांधी से कोई सवाल किया जाता है तो उसके जवाब लगभग बराबर ही होते हैं। यानी कि अगर उनसे कोई सवाल किया गया एजेएल को लेकर या फिर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लेकर, तो वो जवाब जो दे रहे हैं वो बहुत नपा तुला देते हैं। राहुल गांधी मंगलवार सुबह 11:05 पर अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद सुबह 11:30 बजे से ईडी ने पूछताछ शुरू की। करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद दोपहर 3:30 बजे के करीब राहुल गांधी ने 1 घंटे का ब्रेक लिया। सवालों का सिलसिला करीब 4:30 बजे दोबारा शुरू हुआ। कुल मिलाकर 2 दिन में राहुल 20 घंटे से ज्यादा वक्त ईडी दफ्तर में बिता चुके हैं, जिनमें 19 घंटे तक उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ज्यादा वक्त इसीलिए लग रहा है क्योंकि बयान दर्ज कराने के बाद राहुल अपने बयानों की बारीकी से जांच करते हैं। कई बार कुछ तब्दीलियां भी होती हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी के जांच अधिकारियों ने राहुल गांधी से यंग इंडिया कंपनी के गठन, नेशनल हेराल्ड अखबार के संचालन, कांग्रेस द्वारा एजेएल को दिए गए ऋण और समाचार मीडिया प्रतिष्ठान के भीतर धन हस्तांतरण के बारे में पूछताछ की। ईडी ये पड़ताल कर रही है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ईडी के सूत्रों का कहना है कि राहुल अपने जवाबों से ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। ईडी अधिकारियों का ये कहना है कि राहुल गांधी के जो जवाब है, ऐसा लगता है कि जो वकीलों ने उन्हें समझाकर बोला हुआ है, जो समझाकर भेजा हुआ है, उतना ही वो जवाब देते हैं। और जवाब देने के बाद में उसमें करेक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। और अभी तक सिर्फ 20 से 25 सवालों का जवाब राहुल गांधी दे पाए हैं। राहुल गांधी से ऐसे तमाम सवाल किए जाएंगे जिसके बारे में ईडी जो है अभी तक पूछताछ नहीं की थी। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं ईडी के पास में जिससे कि वो राहुल गांधी को कन्फ्रंट कराना चाहते हैं, आमना सामना कराना चाहते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस केस में राहुल गांधी की मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी प्रवर्तन निदेशालय ने 23 जून को पूछताछ के लिए समन भेजा है। सोनिया गांधी कोविड की वजह से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। राहुल जी
राहुल जी मेरे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे राहुल गांधी के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। अशोक, रोज जैसा ही कार्यक्रम आज का भी रहने वाला है। यहां अपने घर से पहले कांग्रेस दफ्तर जाएंगे, फिर ईडी दफ्तर जाएंगे, या फिर कुछ परिवर्तन है? बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 दिनों से चल रहा था, आज भी अभी प्रियंका गांधी उनके घर पहुंची है। लगातार तीसरे दिन खुद प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के घर पहुंची है और यहां से 10:30 बजे के करीब वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। हालांकि पुलिस ने इतनी बैरिकेडिंग की हुई है, आज स्टाफ को भी एआईसीसी हेडक्वार्टर नहीं जाने दिया जा रहा है जो वहां पे काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग वहां पे पहुंच चुके हैं और जगह जगह पुलिस कल की तरह एक धारा 144 लगा करके रोक रही है तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। आज फिर कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और रणदीप सिंह सुरजेवाला की। इसके अलावा जो आज तीसरे राउंड की बातचीत होनी है, जो इंटेरोगेशन होनी है, पूछताछ होनी राहुल गांधी से, उसमें तमाम सवालों की एक बार फिर फहरिस्त राहुल गांधी के सामने रखी जाएगी। जिन जिन सवालों से ईडी संतुष्ट नहीं है वो सवाल दोबारा पूछे जाएंगे और इसके अलावा कुछ सवाल बचे हुए हैं उनसे वो भी पूछे जाएंगे। लेकिन उधर रावत बाड्रा ने आज फिर फेसबुक पोस्ट करके साफ तौर से लिखा है, जिसने आधा सीख ली गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी साजिशें जमाने की, जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहिए। ठीक है, देश आपके साथ है। राहुल को उन्होंने आपसे कुछ ही देर बाद वहां पर हलचल शुरू हो जाएगी जब राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय, उसके बाद ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगे। अब बात राष्ट्रपति चुनाव की करेंगे। ममता की अगुवाई में विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में है, क्योंकि आज ममता बनर्जी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 22 नेताओं को चिट्ठी लिखकर उनके लिए बैठक बुलाई है, जिसमें गैर बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने का एजेंडा है। माना यह जा रहा है कि ममता शरद पवार के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी बुलाया गया है। कांग्रेस से खड़गे मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी इस वक्त अस्पताल में है जहां पर उनका उपचार चल रहा है। तो कौन कौन लोग, वो बड़े चेहरे हम आपको दिखा देते हैं जो आज मीटिंग में शामिल हो सकते हैं या फिर इन्हें न्योता भेजा गया है। शरद पवार एनसीपी के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से, टीआर बालू डीएमके की तरफ से, सुभाष देसाई शिवसेना की तरफ से, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आरएलडी से जयंत चौधरी, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला। पार्टी ने अपनी बात साफ की है और कहा है कि जो आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी उनके साथ समाजवादी पार्टी का समर्थन होगा। ममता बनर्जी की बैठक में दिल्ली वो अलग बात है। मैंने आपसे कह दिया कि जो आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी उसका पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को। मैंने आपसे अपनी बात साफ कह दी कि समाजवादी पार्टी का जो निर्णय है वो ममता बनर्जी जी के लिए है, वो जो तय करेंगी उनके साथ समाजवादी पार्टी है। सभी अपोजिशन पार्टी के मिलके हम एक कॉमन कैंडिडेट लाना चाहते हैं, इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सबको फोन करके बोला था, पवार जी को बोला था, डीएमके को बोला था, ममता जी को बोला था। ये ठीक है, कोई तो एक बुलाए हैं, अब उसके वाद विवाद में मैं नहीं जाता, लेकिन हम एकता रखने के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे।